नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए, जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी ने कल के अपडेट में बताया था कि जो गाइडलाइंस है वो कुछ दिनों में भेज दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी 1 या 2 दिन में। तो आज ही आ चुका है गाइडलाइन। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो तो इसको ध्यान से देखें, और जिनका नहीं भी है वो भी देख लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी सीबीटी एग्ज़ाम्स होंगे यूके ट्रिपल एस सी के, उनमें यही गाइडलाइन आपकी रहने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा एक और अपडेट आई है एग्ज़ाम को लेकर। वो किस एग्ज़ाम को लेकर अपडेट है, आगे बात कर लेंगे उसकी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी गाइडलाइन। इसमें क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कहा गया है, आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों के लिए मानव संसाधन एक चयन प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध कराता है। वर्तमान तक आयोग के द्वारा चयन हेतु केवल ऑफलाइन माध्यम से लिखित परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इन परीक्षाओं की कुछ कमियों को दूर किए जाने की दृष्टि से तथा परीक्षाओं और उसको अधिक पारदर्शी व सूचितापूर्ण बनाने की दृष्टि से आयोग व राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट गार्ड में जो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी, उसी के बाद ये बातें सामने आ रही थी कि ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी इस बार से। तो इसी के संबंध में ये बात कही गई है। पारदर्शी बनाने के लिए एग्ज़ाम को यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाना है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है। ऑनलाइन परीक्षाओं की यह शुरुआत है, वह यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके बाद आयोग सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगी, और इसके लिए अपडेट भी आई थी। तो उसमें भी कहा गया था कि जो आपके बड़े एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ फॉर्म भरे गए होंगे, उनकी जो एग्ज़ाम्स होंगी वो शायद आपके ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है। और एक और पॉइंट यहाँ पर कहा गया कि व्यावहारिकता की दृष्टि से तथा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की सीमाओं के कारण ऑफलाइन परीक्षाएं भी संपादित की जाएंगी। तो जैसा कहा गया था कि जो परीक्षा केंद्र की उपलब्धता है उसकी कमी के कारण जो बड़े पोस्ट हैं जिनमें ज़्यादा आवेदन हुए होंगे, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवेदन किए होंगे, तो उनके लिए ऑफलाइन भी यहाँ पर ये परीक्षाएं ली जाएंगी, जो कि अगले साल से शुरू की जाएंगी। यानी कि दिसंबर में तो फिलहाल आपकी ये 3 परीक्षाएं होनी है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, राज्य सरकार की सेवा एक सार्वजनिक सेवा या लोक सेवा है, अतः एक लोक सेवक के रूप में चयन के इच्छुक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के दौरान तथा उसके उपरांत सेवा के दौरान भी मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जानी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 देखिए, ऑनलाइन परीक्षा का अर्थ यह है कि अब अभ्यर्थियों को कागज में छपी प्रश्न पुस्तिका या फिर उत्तर शीट, जिसे हम OMR शीट कहते थे, वो नहीं दी जाएगी, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ही प्रश्न पत्र तथा उत्तर देने की सुविधा मिलेगी। वहाँ पर ही आपको 100 क्वेश्चन की जो विंडो होगा, आपका जो स्क्रीन होगा, वहाँ पर आपको सारा सिस्टम में आपको बताया जाएगा कैसे करना है। हालांकि इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो या इस तरह का कुछ अपडेट आने वाली है जो यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको सही से जानकारी मिल जाएगी कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और जैसे उसकी अपडेट आएगी तो इस चैनल पर भी आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये भी स्पष्ट है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर पर होंगी। ऐसे में परीक्षा केंद्र वहाँ पर होंगे जहाँ समुचित मात्रा में उचित मानकों वाले कंप्यूटर उपलब्ध हो, यानी कि जो सिस्टम्स है वो सही हों और उचित मानक हो जो उसको कंप्लीट करते हों। तो ये रहेगा आपका, देखिए, यानी कि सामान्य विद्यालय और पाठशालाओं में यह परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होती है उन कॉलेजेस या फिर उस डिपार्टमेंट में आपकी परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 देखिए, वर्तमान में परीक्षा योग्य कंप्यूटरों की संख्या राज्य में काफ़ी कम है, साथ ही कम शहरों में परीक्षा योग्य कंप्यूटर केंद्र हैं। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा में अपने ज़िले में या निकट में परीक्षा की सुविधा नहीं मिल सकेगी। ये अगला पॉइंट है, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके पास में अगर आप एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो परीक्षा केंद्र शायद आपके एडमिट कार्ड में दूर हों, तो ये संभावना भी है यहाँ पर, इसीलिए बात कही गई है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, आयोग यथासंभव यह प्रयास करेगा कि अभ्यर्थियों को अपने अपने मंडलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए। जैसे कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है, तो जो व्यक्ति इन मंडलों से बिलोंग करते हैं उसमें जहाँ पर इसकी सुविधा होगी कंप्यूटर सेंटर्स की, तो वहाँ पर ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो उसी पर आपका डिपेंड करेगा आप किस मंडल से बिलोंग करते हैं। पॉइंट नंबर 8, ऑफलाइन परीक्षा की भांति ऑनलाइन परीक्षाओं में भी अभ्यर्थी चेकिंग और फ्री स्क्रीनिंग के उपरांत ही परीक्षा कक्ष में जा सकेंगे, अतः परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना आवश्यक है। तो देखिए, साफ साफ कहा गया 2 घंटा पूर्व, यानी कि जो जिनके एग्ज़ाम 9:30 से है वो 7:30 से 8 के बीच पहुंच सकते हैं। दूसरा, जिनके एग्ज़ाम 2 बजे से थे, सेकंड शिफ्ट वाले, वो 12 बजे पहुंच सकते हैं सेंटर्स पे। तो ये बात कही गई है। परीक्षा की अवधि भी ऑफलाइन की भांति 2 घंटे रहेगी, यानी कि 2 घंटे का यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वहाँ पर 2 घंटे का समय टाइमर चलेगा आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रहने वाला है।
इसके अलावा देखिए ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए केवल एक पेंसिल लानी होगी जिससे वह रफ कार्य कर सके। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक पेज दिया जाएगा, जैसा कि नॉर्मली हर एग्ज़ाम में दिया जाता है। जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर आपको एक पेज दिया जाता है, उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ती है ऊपर से सबसे ऊपर, और उसके बाद आप उसमें रफ कार्य कर सकते हैं। अगर कुछ सॉल्यूशन करना है आपको या मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें आप सॉल्व करके आंसर को टिक कर सकते हैं सिस्टम में। तो ये है आपका। अन्य कोई भी परीक्षा सामग्री हॉल में नहीं ले जा सकेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेंसिल ले जानी है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक आईडी ले जा सकते हैं, वो अगर नीचे जानकारी दी गई होगी तो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। देखिए परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा समुचित स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, किंतु यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी या किसी केंद्र पर कोई कठिनाई आती है तो वहाँ पर यथोचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार कीबोर्ड ख़राब होता है, कई बार माउस वर्क नहीं करता है वहाँ पर, या फिर कई बार अगर मान लीजिए जो बिजली की बात की, विद्युत की बात कीजिए, वो वहाँ पर चली जाती है, तो इसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। उससे पहले एक बार अपना सिस्टम एक बार सही से चेक कर ले, जो स्क्रीन है उसका दिखाई दे रहा हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी। हालांकि वहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर सही से समझाई जाएगी। पॉइंट नंबर 11 देखिए, अब देश में ऑनलाइन परीक्षाएं बड़ी संख्या में आयोजित हो रही हैं। वह कंप्यूटरों की कमी के कारण सभी संगठनों विभागों द्वारा कई शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ऐसे में आयोग की परीक्षाएं एक या अधिक शिफ्ट में संपन्न होंगी। तो देखिए आपके पेपर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा, फॉर एग्जांपल अगर पशुधन प्रसार अधिकारी वाले की बात करें तो उनके लगभग 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने, इसीलिए उनके जो पेपर में का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज रहेगा, क्वेश्चन थोड़े चेंज रहेंगे, बस यही यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12 देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। देखिए यहाँ पर क्या भी दिया गया है, अलग अलग शिफ्टों के प्रश्न पत्रों में कठिनाई के स्तर को भी संतुलित करने तथा प्रत्येक शिफ्ट में प्राप्त अंकों में साम्यता रखने के लिए परिणाम का नॉर्मलाइजेशन की पद्धति तैयार की जाएगी। देखिए ये हर एग्ज़ाम में होता है, जो ऑनलाइन शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये नॉर्मलाइजेशन का होता है। जैसे कि जिस भी शिफ्ट में पेपर अगर ईजी वाला होता है तो उस शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइज मार्क्स करके नंबरों को बैलेंस करने के लिए कम कर देते हैं। जहाँ पर पेपर मुश्किल आता है, मान लीजिए दूसरे शिफ्ट में पेपर कठिन आया, तो वहाँ पर आपके नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोनों का जो शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो बैलेंस हो जाता है और आपका नंबर बिल्कुल बैलेंस्ड करके सभी कैंडिडेट्स का आता है। तो इसीलिए ये जो पद्धति है उसको यूज़ किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है इसका एक फार्मूला होता है, उसी का यूज़ करके सभी कैंडिडेट्स के नंबर के अकॉर्डिंग ये यूज़ किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बनता है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 13 देखिए, कई शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन या सांख्यिकी पद्धति, देखिए हिंदी में बताया गया है, का उपयोग वर्तमान में एक स्थापित प्रक्रिया है। वह सभी परीक्षा संस्थानों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। जहां किसी तकनीक कठिनाई के कारण कोई शिफ्ट या केंद्र की परीक्षा नहीं हो सकेगी, वहां पर भी पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। वह नॉर्मलाइजेशन पद्धति से परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई शिफ्ट किसी शिफ्ट में किसी वजह से या फिर सेंटर में किसी टेक्निकल इशू के कारण अगर कोई सिस्टम वर्क नहीं करता है तो आपको दोबारा से परीक्षा का अवसर भी दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 14 देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क सहित पूर्ण आवेदन पत्र भरे गए हैं उनके प्रवेश पत्र ऑफलाइन परीक्षाओं की भांति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जैसे इसकी अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना प्रेस नोट या फिर SMS के माध्यम से भी दी जाएगी। जो नंबर आपने वहाँ पर दिया होगा वो आपको SMS के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आपके पास नहीं पहुँचता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस नोट जो होगा वेबसाइट पर वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। 15 नंबर देखिए, परीक्षा के दौरान मर्यादित आचरण न करने या परीक्षा की सूचना, यानी कि अगर आप कुछ मिसबिहेव करते हैं तो आपको निरस्त कर सकते हैं, बेसिकली यही कहना है यहाँ पर। 16 पॉइंट देखिए, परीक्षा केंद्र में लाई जाने वाली या प्रतिबंधित सामग्री का विवरण प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, वह उसका पूर्ण अनुपालन अभ्यर्थी का दायित्व होगा। देखिए एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि पशुधन प्रसार अधिकारी में जो पोस्ट कोड है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए और जो अन्य पोस्ट हैं उसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो देखिए अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होना होगा, अन्य पोस्ट वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो एडमिट कार्ड है आपका नहीं आएगा
और अगर आपका एग्ज़ाम होना होगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो पशुधन प्रसार अधिकारी के अलावा जो अन्य पोस्टें थी उसमें उसके अगर एडमिट कार्ड में आपको जानकारी नहीं दी जाती है या उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। हालांकि सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर लिए जाएंगे, जहाँ तक यही संभावना यहाँ पर दिख रही है। पॉइंट नंबर 17 देखिए, परीक्षा के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी सीसीटीवी कैमरा में से आच्छादित होगा, यानी कि सीसीटीवी कैमराज रहेंगे आपके रूम में। संदिग्ध व्यवहार या बातचीत पर आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो बस यही था कुछ अपडेट्स। के अलावा देखिए, परीक्षा दिवस के लिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या कहा गया है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। पहला, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा दिवस से पूर्व ही अपना परीक्षा केंद्र देख लें। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 21 तारीख को है, तो आप कर सकते हैं कि 20 तारीख को, मान लीजिए एक तो आपका सेंटर दूर है तो आप 20 तारीख को जा सकते हैं वहाँ पर। अगर आपका सेंटर नज़दीक है तो एक काम करें कि आप कुछ समय पहले चले जाएं, जैसे यहाँ पर 2 घंटा दिया गया है, तो आप या तो ये कर सकते हैं आप 20 तारीख को ही चल जाए अगर आपका एग्ज़ाम 21 को है, या फिर उसी दिन थोड़ा और जल्दी 3-4 घंटे पहले जाकर अपना परीक्षा केंद्र है उसको सही से जांच लें, एक बार चेक कर लें। और वहाँ पर शायद आपका एक लिस्ट भी लगी होगी कैंडिडेट्स की, तो वहाँ से भी आपको अगर लगी होगी तो मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक होगा, जैसा कि अभी बताया। और साथ ही साथ जो कोविड-19 है इसका प्रोटोकॉल भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि मास्क ले जाना है आपको पहनकर, और साथ ही साथ एक सैनिटाइजर की छोटी बोतल आप रख सकते हैं। 20 देखिए, 20th पॉइंट, एक निश्चित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार या प्रवेश क्षेत्र बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपके लिए जाने हैं तो आप थोड़ी सी भी देर कर देंगे, 10 सेकंड का भी अगर लेट कर देंगे आप, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा कई छात्रों के साथ अन्य एग्ज़ाम्स में हुआ है दूसरे स्टेट्स में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देरी से पहुंचते हैं, 10 सेकंड की देरी ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो एक निश्चित समय में सभी कैंडिडेट के जो टाइमर है वो शुरू हो जाता है, और शुरू होने के बाद आपका कोई चांस नहीं है कि आपको प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया अपना परीक्षा केंद्र पहले चेक कर लें, और साथ ही साथ परीक्षा के दिन 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुँच जाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपकी जो है बायोमेट्रिक भी ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो बायोमेट्रिक ली जाएगी। इसके अलावा अन्य बातों की बात करें, देखिए पॉइंट नंबर 23, परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित किसी भी शंका के संबंध में अपने प्रश्न पर्यवेक्षक से पूछ सकते हैं, वह समाधान ले सकते हैं। वहाँ पर जो आपके टीचर्स होंगे या जो भी रहेंगे वहाँ पर, वो उनसे आप ये जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है या आपको डिटेल्स भरने में कोई दिक्कत हो रही है, लॉगिन करने में अगर दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आपको जो लॉगिन डिटेल्स भरने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए परीक्षा प्रक्रिया दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको यहाँ पर रहेगा आपका जो परीक्षा प्रक्रिया कैसे होगी। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन परीक्षा प्रारंभ होने के समय पर स्वतः ही ऑन हो जाएगी। वो अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत विवरण, जैसा कि मैंने कहा लॉगिन डिटेल जो आपको देनी है, जैसे कि आपका नाम, अनुक्रमांक आदि हिंदी या अंग्रेजी में टाइप कर सकते हैं, टंगेट कर सकते हैं। 25वां पॉइंट देखिए, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ने के उपरांत ऑफलाइन परीक्षा की भांति प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। कुछ छात्र कह रहे थे कि एग्ज़ाम जो होंगे वो हिंदी में ही लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी दोनों बाई लैंग्वेज रहने वाला है, तो ये भी आपके लिए दोनों लैंग्वेज की सुविधा दी गई है। अभ्यर्थी पहला या 20वां या 100वां कोई भी प्रश्न देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे जिसमें नंबर्स लिखे होंगे, और उन नंबर्स में 1 से 100 तक के नंबर लिखे जाएंगे। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सीधे लास्ट क्वेश्चन में जाएं, तो आप 100वें क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या फिर 20वें क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या फिर पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है 2 घंटे में आप कैसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है कुछ एग्ज़ाम में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी किसी भी क्रम में या किसी भी संख्या के प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, यानी कि आप जैसे ऑफलाइन में करते थे, कोई भी क्वेश्चन खोल के कभी भी पढ़कर उसको आंसर दे सकते थे अपने ओएमआर में, उसी तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और बातें क्या कही गई हैं। देखिए पॉइंट नंबर 28 कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी को उस प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने से वह विकल्प हाईलाइट हो जाएगा, और यह चयनित हाईलाइटेड विकल्प ही अभ्यर्थी का उत्तर माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करना चाहते हैं तो कृपया उस प्रश्न के किसी भी विकल्प को क्लिक ना करें।
एवं प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर अगले प्रश्न पर जाए। यानी कि अगर आप डाउट है आपको क्वेश्चन पे तो आप क्लिक करके ना रखें उसको, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन को, क्योंकि देखिए ज़्यादातर एग्जाम में तो क्लिक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है और आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो क्लिक करके ना रखें, क्योंकि अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स माना जाएगा, उत्तर मान लिया जाएगा। ये यूके ट्रिपल एस सी वालों ने ये जो जारी किया है कार्यालय के, आप उसमें कहा गया है ऐसा। तो देखिए वहाँ पर एक बार पूछ भी लें अगर आपको कोई डाउट है तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 30 देखिए, यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर क्लिक कर दिया किंतु यह वह सोचता है कि इसका उत्तर एक बार और बाद में समय मिलने पर पूर्ण विचार योग्य है तो वह बुकमार्क विकल्प लेकर समीक्षा के लिए चिन्हित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हालांकि दिया गया है बुकमार्क का ऑप्शन, तो बुकमार्क का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने क्लिक कर दिया है। लेकिन अगर आप क्लिक करने के बाद उसको सेव कर देते हैं तो इसके लिए शायद ये बात कही गई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। एक बार वहाँ पर जाकर जो डिटेल्स जानकारी दी जा रही है आपको उसको ज़रूर अच्छे से सुन ले और इसको भी आप खुद से पढ़ के देखें क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 31, प्रत्येक अभ्यर्थी की स्क्रीन के एक कोने में एक रंगीन सारांश पैनल दिखेगा। इसमें अब तक उत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न, बुकमार्क प्रश्नों की संख्या अलग अलग रंगों में प्रदर्शित होगी। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊँ तो मान लीजिए अगर आपने आंसर कर दिया है तो वो ग्रीन कलर में आपको दिख सकता है, आंसर नहीं किया है तो मान लीजिए येलो कलर में आपको दिख सकता है या ब्लू कलर में आपको दिख सकता है, और आंसर छोड़ दिया है तो हो सकता है आपको रेड कलर में दिखे। तो इस कलर से आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि आपने कितने अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट वाले हो सकता है ग्रीन में हो, येलो वाले आपके जो बुकमार्क क्वेश्चन है वो हो, और जो नहीं अटैम्प्ट करे वो रेड हो सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित सारांश पैनल एक विशेष सुविधा है जिसके परिणाम के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा अब तक की परीक्षा प्रगति का संक्षेप में विवरण दिखेगा, अर्थात कितने प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, कितने प्रश्न उत्तरित हैं, कितने समीक्षा के लिए चिन्हित हैं यानी कि बुकमार्क किए हुए हैं, ये सब आपको पैनल में दिखेगा, जो कि लेफ़्ट या राइट कहीं पर भी हो सकता है। और जो प्रैक्टिकली अगर इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर या लिंक दिया जाएगा तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा। इसके अलावा इस सारांश पैनल में प्रश्न पत्र के विभिन्न खंड जैसे कि हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, और मान लीजिए आपका पशुधन प्रसार अधिकारी है तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे। तो ये बात कही गई, इन खंडों पर क्लिक कर अभ्यर्थी के सामने संबंधित खंड के प्रश्न उत्तर या समीक्षा के लिए प्रदर्शित होंगे। यानी कि जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, पहले मान लीजिए आप हिंदी करना चाहते हैं पहले, तो हिंदी में डायरेक्ट उस सेक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी सारांश पैनल या नेक्स्ट या प्रीवियस बटन क्लिक कर प्रश्न पत्र के किसी भी खंड या प्रश्न संख्या में तत्काल जा सकते हैं, वो नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसी प्रश्न पत्र का एक विकल्प चुनने व क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी यदि दूसरे प्रश्न पर या प्रश्न पत्र के अन्य भाग में जाते हैं तो जैसे ही वे दूसरे प्रश्न का प्रीवियस या नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो वह उत्तर सेव हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, बुक मार्क का यूज़ आप कर सकते हैं और नेक्स्ट या प्रीवियस करने पर आपका उत्तर सेव हो जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्न का उत्तर जो पहले से क्लिक या सेव कर चुके हैं को परिवर्तित करना चाहते हैं तो परीक्षा की अवधि में उस प्रश्न पर जाकर कभी भी कर सकते हैं। सबसे अंत में लिया गया विकल्प ही सही उत्तर माना जाएगा, यानी कि जो फाइनल सबमिट हो जाएगा, जो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो यही बात कही गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी की कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा समाप्ति के लिए बचे शेष समय का लगातार प्रदर्शन होता रहेगा, जो टाइमर ऊपर चलेगा आपका वो वहाँ पर बताया जाएगा। तो ये थी पूरी बात। इसके अलावा रफ कार्य के लिए आपको एक शीट दी जाएगी, जो पहले बताया गया था, पेंसिल आप ले जा सकते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो बताया गया था आपको। इसके अलावा परीक्षा समाप्ति के पूर्व अभ्यर्थी दिए गए उत्तरों की समीक्षा, उनके उत्तर परिवर्तित संशोधित कर सकते हैं, दिए गए यानी कि समाप्ति से पहले कर सकते हैं आप। परीक्षा समाप्ति का समय होने पर यह सुविधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपने उत्तरों की परीक्षा समाप्ति से पूर्व जांच लें, क्योंकि परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सेव हो जाएगा, यानी कि जैसा कि बताया मैंने, खुद ही यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो ये देखिए 41 पॉइंट, यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व हल कर लिया जाता है तब भी उन्हें परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर लिए और आधे घंटे पहले आप जाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये थी पूरी अपडेट। अब आगे कुछ और पॉइंट्स कहे गए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहना चाहिए और आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ले जा सकते हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रतिबंधित उपकरण वस्तुएं जिनकी अनुमति नहीं है उनका प्रयोग करना, जैसे कि
स्टेशनरी की वस्तुएं यानी कि बुक्स आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पेन आप पढ़ने के लिए बाहर से तो रख सकते हैं, जो आपका अंदर एंट्री है उसके बाहर तो आप पढ़ सकते हैं, बुक्स ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसको आपको या तो बाहर ही रखना पड़ेगा या फिर आप नहीं ले जाएं तो बेहतर रहेगा। तो या फिर स्टेशनरी की वस्तुएं हैं या फिर पेन, स्केल, कागज़, पुस्तकें, नोटबुक, कैलकुलेटर या इवन घड़ी भी आप नहीं ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी सम्मिलित रहेंगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्वास्थ्य संबंधी बैंड, जो बैंड्स आते हैं हार्ट चेकअप करने वाले, स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं, वो आप नहीं ले जा सकते हैं। घड़ियाँ यानी कि वॉचेस आप नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर आप नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा आभूषण जैसे बालियाँ, अंगूठियाँ, धातु की चूड़ियाँ, पेंडेंट, नाक की पिन, चैन, हार आदि ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। बटुआ, पर्स, धूप का चश्मा आदि की अनुमति नहीं है। तो जो बटुआ है, पर्स है आपका, वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। परीक्षा केंद्र से परीक्षा के प्रश्नों अथवा उत्तरों को किसी भी रूप में कॉपी करने का प्रयास करना, ये भी यहाँ पर मना रहेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कॉपी करके ले आएँ और आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं अगले शिफ्ट में उनको बताना चाहें, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि उनके पेपर में चेंजेस रहेंगे, लेकिन लेवल में उतना चेंजेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये बात कही गई है। परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता लेने का प्रयास करना भी यहाँ पर मना है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा धूप का चश्मा यहाँ पर मना किया गया है, लेकिन नॉर्मल चश्मा आप पहन सकते हैं, जो नॉर्मल यूज़ होता है, जिनके आँखों में कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए। पर्यवेक्षक के निर्देशों का पालन करना है, जो वहाँ पर आपको बताएंगे। इसके अलावा अभद्रता आपको नहीं करनी है। इसके अलावा भी जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 18 देखिए, परीक्षा के उपरांत सभी शिफ्ट की समाप्ति यथाशीघ्र अभ्यर्थियों को उनका प्रश्न पत्र व उत्तर दिए गए रिस्पॉन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर कुंजी तथा प्रश्नों को चुनौती देने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर कीज़ हैं वो कुछ समय बाद इसका दिया जाएगा और यथाशीघ्र ही अभ्यर्थियों को उनका प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा। तो और साथ ही साथ आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये कैसे कराया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई, हालांकि शायद आपको इसकी फ़ोटो कॉपीज़ या प्रिंट आउट दिए जाएँ जो भी आपके आंसर हैं। तो हालांकि किसी और एग्ज़ाम में ऐसा दिया नहीं जाता है। तो बस यही थी पूरी अपडेट यहाँ पर, और इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आई होप वहाँ पर आपको ने सारे डिटेल पढ़ ली होंगी। एक बार खुद से भी इसको रीड कर लें अच्छे से, सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली जो अपडेट है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए दोस्तों, जो अगली जो अपडेट है वो है आपकी पद कोड 84 और 86 के लिए। जो पद कोड 84 है वो आपका प्रवर्तन सिपाही का है और आबकारी सिपाही का 86 है, जिसके जो नोटिफिकेशन है वो 2017 जनवरी में जारी किए गए थे और 2019 में यहाँ पर आपके जो इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो ली गई थी और इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की गई है और इस सूची में सभी कैंडिडेट्स को जानकारी दी गई है। इसमें और चीज़ें क्या कही गई है, देखिए ये भी सूचित किया करना है कि प्रवर्तन सिपाही पद कोड 84 और 86 में कतिपय अभ्यर्थियों का जनपद स्तर से प्राप्त डाटा अभिलेखों में अस्पष्ट और आंशिक सूचना भरने जाने के कारण कुल 97 अभ्यर्थियों को उक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रोविजनल सूची में रखा गया है, यानी कि उनको कंफर्म नहीं किया गया, प्रोविजनल सूची में रखा गया है। जनपद स्तर से स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर उन्हें पद कोड 86 और 84 के लिए अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा, यानी कि फिलहाल प्रोविजनल रूप से रखा गया है और जब इनका स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाएगा जनपद स्तर पर तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाएगा, यानी कि अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, तो इसी को लेकर ये लिस्ट जारी की गई है जिनके रिटन एग्ज़ाम होने हैं। इस संबंध में विभिन्न जनपदों के प्रवर्तन सिपाही पद कोड 84 और आबकारी सिपाही पद कोड 86 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही की सूची अपलोड हो जाने की तिथि से 10 दिन के भीतर अर्थात 17 दिसंबर 2020 तक अभ्यर्थी जारी सूची के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम हेतु प्रत्यावेदन प्रपत्र के लिंक पर क्लिक करने के उपरांत मेल आईडी दर्ज करने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति और प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मैं अभी दिखाऊंगा इसको कैसे करना है। ध्यान रहे कि आपत्ति और प्रत्यावेदन आयोग की वेबसाइट पर आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की शारीरिक दक्षता प्रमाण हेतु केवल ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रपत्र के माध्यम से ही की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन तरीके से की जाएगी, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 17 दिसंबर 2020। 10 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए लिस्ट यहाँ पर पूरी दी गई है, तो काफ़ी सारे लिस्ट कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्टेड है जो क्वालिफाइड हैं। देखिए रोल नंबर वाइज यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये पूरी लिस्ट ये आपकी फ़िलहाल
पद कोड 86 के लिए 84 वालों के लिए भी यहाँ पर सेम ये निकाला गया है। तो दोनों के जो यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जब जो आपत्ति लगानी है वो कैसे लगाएंगे ऑनलाइन, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका जो सूची है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आ चुके हैं 86 और 84 के। इसके बाद जो आपका प्रत्यावेदन है या फिर आपत्ति है वो कैसे आप लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पेज है आपका ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दिया गया है आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम हेतु प्रत्यावेदन प्रपत्र। अब इसमें कैसे क्या क्या डिटेल देनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर आबकारी सिपाही पद कोड 86 और 84 या फिर आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही दोनों के लिए। तो मान लीजिए आपका है आबकारी सिपाही, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये कंपलसरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आपत्ति कर पाएंगे। अपना नाम देना है, पिता का नाम देना है, यहाँ पर फादर्स नेम देना है, शारीरिक दक्षता केंद्र और जिला जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, जन्म तिथि माफ़ कीजिएगा जिसके लिए जिसमें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी उस समय 2019 में, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आपका जो आपत्ति है या फिर प्रत्यावेदन है वो आपका क्या है और संबंधित प्रपत्र वो अभी आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे, सिंपली आपका ये हो जाएगा। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो देखिए, ये थी पूरी अपडेट और इसमें सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लें। देखिए, कुछ सवाल ये भी आ रहे थे कि जो आपके कनिष्ठ सहायक हैं या फिर एलटी के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे। तो देखिए, ये सारे एग्ज़ाम आपके मार्च से लेकर जून तक या फिर जुलाई तक, इन 3-4 महीनों में आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। वो अपडेट आपकी अगले साल ही आने वाली है, तो उसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बस तैयारी करते रहिए आप। फिलहाल जो एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं, जिसके शिफ्ट वाइज टाइम टेबल आ चुका है उसका, और कुछ दिनों में 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी पर आप फोकस कीजिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे थे। तो फिलहाल यही थी पूरी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें समय समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।